आज का हमारा जो टॉपिक है, इसका नाम है वैदिक कल्चर मतलब वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए एक बहुत एक क्या है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो है इस वीडियो में वैदिक कल्चर के बारे में हर चीज़ जानेंगे जो कि प्री और मेंस एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप जैसा कि मेरे सामने मैप देख पा रहे होंगे, है ना, अपनी स्क्रीन पर मैप देख पा रहे होंगे। ये जो पूरा मैप है, ये पूरे के पूरे रीजन्स पे वैदिक कल्चर का विस्तार था, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो है आपका आधा पाकिस्तान और इंडिया में जो है नॉर्थ इंडिया में पूरी तरफ जो है वैदिक कल्चर जो है ये व्याप्त है। वैदिक कल्चर के बारे में आगे आप लोग जो है कुछ चीज़ें जान लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में वितरित किया गया है। मतलब ये है कि ये जो वैदिक पीरियड है ये दो प्रकार का है। एक तो है पूर्व वैदिक काल और एक दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल। मतलब प्री वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। यदि आपसे बोला जाए कि पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो याद रखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल होगा और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल होगा और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल होगा। तो मतलब ये हुआ कि वैदिक काल दो पार्ट में डिवाइड है। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये वैदिक सभ्यता का आपने टाइम पीरियड तो बता दिया, लेकिन इसे बसाया किसने है? तो इसे बसाया है आर्यों ने। ये आर्य कौन है? ये आर्य जो हैं ये क्या थे कि जो ईरान है, ईरान मिडिल ईस्ट में आता है, तो ये जो ईरान के लोग थे इन्हें आर्यंस कहा गया, आर्य कहा गया और इन आर्यों के द्वारा ही इस वैदिक कल्चर को बसाया गया। तो सर ये ईरान के थे, ये इंडिया क्यों आए? तो ये क्या होता था कि ये लोग पहले खाना बदोश प्रवृत्ति के होते थे, है ना। और जो खाना बदोश आप समझते होंगे कि ये लोग चलते जाते थे जहाँ भी इनको जो है नदी वगैरह दिखती थी, रुकने का एक स्थान दिखता था तो वहीं पर ये लोग रुक जाते थे। तो ये लोग ईरान से आके यहाँ पर रुक गए और इन्होंने एक सभ्यता बसा दिया जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अगली चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि ये जो आर्य हैं ये संस्कृत बोलते हैं, मतलब आर्यों की भाषा यहाँ पर संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता में ये जो आर्य हैं इन्होंने, यदि आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कौन सी धातु की खोज की, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मैंने आपको हड़प्पा में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख धातु थी ये क्या थी, आपकी तांबा थी। लेकिन यहाँ पर जो है जो प्रमुख धातु होगी ये कांसा और लोहा चलेगा। समझ में आया ना, कांसा और लोहा। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कांसा लोहा आर्यों के द्वारा जो है काफ़ी यूज किया गया है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो आर्य हैं इन्होंने लोहे की खोज की थी और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। समझ में आया ना, ये ग्रामीण सभ्यता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए पूर्व वैदिक काल में यदि मैं आपको दिखाऊं मैप, तो ये देखिए ये जो मैप है ये इस रीजन में पूर्व वैदिक काल है जो कि 1500 से आपका लगभग 1000 ईसा पूर्व था। यहाँ पर कांसा धातु प्रयोग हुई है तो इसे बोला जाता है कांसे का युग, ठीक है ना। और यदि मैं उत्तर वैदिक काल बोलूँ आपको तो ये उत्तर वैदिक काल का मैप आप देख पा रहे होंगे जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व है और यहाँ पर लोहा प्रयोग किया गया है। तो ये कौन सा युग हो गया तुम्हारा, लोहे वाला युग। तो आप चीज़ों को समझते जाइएगा, है ना। दो प्रकार के वैदिक काल हैं, मतलब आपका पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, कांसा प्रयोग होगा। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है और यहाँ पर लोहा प्रयोग होगा। ये दोनों सभ्यताएं आर्यों के द्वारा बसाई गई हैं। आर्य ईरान से आए हुए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी उन्हें वो आगे बढ़ते जाते थे और जहाँ पर भी उन्हें लगता था कि रुकना चाहिए वो रुकते थे। तो ये जो है आर्यों के द्वारा बसाया गया है। आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। अगली चीज़ यहाँ पर वही चीज़ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा पहला टॉपिक हड़प्पा था और हड़प्पा के बाद ये दूसरा टॉपिक है जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें मैं हैं ये पूरा पैराग्राफ मैंने अभी आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। मैंने आपको ये जो टाइम पीरियड बताया है तो ये टाइम पीरियड यहाँ पर याद रखिए कि ये जो पूरा का पूरा एंशियंट हिस्ट्री मानी जाती है ये मैक्स मूलर एक इतिहासकार है उसकी मानी जाती है। हालांकि विवाद भी है ना, कि टाइम पीरियड में विवाद है, लेकिन इससे हमें लेना देना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व है।
और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ये मैं अभी सभी आपको बता चुका हूँ, है ना। इस पैराग्राफ को भी ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं। देखते हैं हम लोग धार्मिक स्थिति इम्पोर्टेंट है। वैदिक सभ्यता में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धार्मिक स्थिति कैसी थी, कि वह मतलब जो है ये धार्मिक यहाँ की कंडीशन कैसी थी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, ठीक है ना। एक ईश्वर था, अब वो कौन था ये नहीं पता है, एक ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है ना। अगली चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है ना। पुरोहित वाला कल्चर है, ठीक है। पुरोहित ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ था, जिसे ब्राह्मण पंडित बोलते थे, है ना। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती है। वैदिक देवताओं का स्वरूप महिमा मंडित मानवों का है और ऋग्वेद में 33 प्रकार के तत्वों का उल्लेख है। यहाँ पर ऋग्वेद सर क्यों आया, क्योंकि ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद जो है पढ़ा गया है, जिस कारण जो है इसे, है ना, मतलब जो है आपका पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल बोलते हैं। तो धार्मिक स्थिति यदि पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि ये लोग एक ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, पहली चीज़। नंबर दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर स्वर्ग या अमरत्व की परिकल्पना नहीं है, है ना। स्वर्ग नरक का कोई भी यहाँ पर वर्णन नहीं दिया गया। तीसरी चीज़ आपको बताना है कि पुरोहित ईश्वर एवं मानव के बीच मध्यस्थ है, ठीक है ना। और 33 प्रकार के तत्वों का उल्लेख है धार्मिक स्थिति में। अगली चीज़ यदि हम बात करें कृषि की, एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जो है ये शतपथ ब्राह्मण में एग्रीकल्चर मिलता है। सर ये शतपथ ब्राह्मण क्या है? शतपथ ब्राह्मण जो है ये क्या है कि कुछ ग्रंथ थे जो कि वैदिक सभ्यता में जो है लिखे गए, पढ़े गए, उसमें जो है कृषि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो जैसे कि हड़प्पा में हमारी गेहूं और जौ प्रमुख फसलें थी ना, तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो है जौ नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा चावल, चावल को ब्रीही बोलते हैं, गोधूम मतलब गेहूं बोला जाता है ना। इस प्रकार जो है कि गेहूं, जौ, चावल इन सभी चीज़ों का क्या है प्रचलन है। अगली चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि नहरें, कुआं, है ना, इन सभी चीज़ों का उल्लेख है जो कि एक सिंचाई के साधन होते हैं। बैलों का उल्लेख है, हलों का उल्लेख है। तो ये पूरी जो है यहाँ पर कृषि के बारे में बताया गया है। अगली चीज़ दोस्तों यदि पशुपालन की बात किया जाए तो याद रखिए कि कई बार पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख व्यवसाय लोगों का क्या है, तो वो कृषि और पशुपालन है। और पशुपालन ही जो है इनका आजीविका का प्रमुख साधन है। गाय ही यहाँ पर एक प्रमुख पशु थी। आप याद रखिएगा कि हड़प्पा में गाय का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ पर गाय प्रमुख साधन थी। गाय को गौ माता माना जाता था, गाय की पूजा की जाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पशुपालन में। अगली चीज़ दोस्तों व्यापार में यदि बात किया जाए तो व्यापार यहाँ पर किसका होता था, तो यहाँ पर याद रखिए कि क्या होता था कि एक कबीला होता था, और जो कबीला होता था वो कबीले का क्या होता था, सरदार होता था। और बाकी उसकी क्या होती थी, प्रजा होती थी। तो वो सरदार जो है अपनी प्रजा पर क्या करता था, भू राजस्व की दर निर्धारित करता था और उससे जो है भू राजस्व लेता था, ठीक है ना। अगली चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि जनरली जो व्यापार किया जाता था ये कुछ वर्गों के द्वारा किया जाता है, जिसे पणी कहा जाता है। ये एमपीपीएससी प्री में भी क्वेश्चन आया था कि पणी किससे संबंधित थे, तो ये व्यापार से संबंधित थे, याद रखिएगा, है ना। तो जो है ये जो भू राजस्व लेता था, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भू राजस्व वो थोपता नहीं है। मतलब जो कबीले का सरदार या राजा है वो ज़बरदस्ती नहीं कहेगा, ये आपकी स्वेच्छा है। इसे नजराना कहते हैं, है ना। तो ये नजराना बोल दो या भाग बोल दो, भाग या नजराना का मतलब भू राजस्व से है। तो ये जो है जनता, जो उसके कबीले की जनता होती थी, अपने मन से क्या करती थी, राजा को दे देती थी। अगली चीज़ दोस्तों धातु और सिक्के की बात किया जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर दो प्रकार के सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर पहला तांबे का सिक्का या कांसे का सिक्का, जिसे अयस बोलते हैं। और नंबर दूसरा है हिरव्य या स्वर्ण मतलब सोना। तो सोने का सिक्का और तांबे कांसे का सिक्का और कहीं कहीं चांदी भी मिला हुआ है। तो धातु के सिक्कों में 3 प्रकार के आ गए। और एक निष्क होता है, निष्क का मतलब सोने का आभूषण या मुद्रा था, जो विनिमय के काम में भी आता था। समझ में आया ना। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या होता था हड़प्पा सभ्यता में चीज़ें एक्सचेंज होती थी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप पैसा देंगे, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, आपको सामान मिलेगा। उद्योग की बात किया जाए तो याद रखिए कि कई प्रकार के उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग, बर्तन उद्योग, लकड़ी, है ना, और चर्म कार्य था। स्त्रियां चटाई बनाने का भी कार्य करती थी। तो मतलब टोटल घरेलू ज़रूरतों की जो पूर्ति वाले उद्योग यहाँ पर हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मैं बता चुका हूँ कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन कृषि है। ज़्यादा पालतू पशु रखने वाले गोमत कहलाते थे, है ना।
अगली चीज़ याद रखिए कि राजा जब को जनता स्वेच्छा से कर देती थी, जिसे भाग बोला जाता था, मैं आपको बता चुका हूँ। ये नजराना आवास घास फूस एवं लकड़ी के निर्मित होते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुसीद कहा जाता था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुसीद किससे संबंधित है, तो ये ऋण लेने देने की प्रथा थी, जो कि कबीले की जनता आपस में ही कर लेती थी। बैलगाड़ी, रथ एवं नाव यातायात के प्रमुख क्या थे? साधन थे। ये सब आर्थिक स्थिति है, ये सब आपको आर्थिक स्थिति में लिखना है। यदि राजनीतिक स्थिति की बात किया जाए, तो याद रखो कि ऋग्वैदिक काल एक कबीला वाले सिस्टम है ना। और इसमें जो है कबीले के सरदार जो है वो क्या है? राजा है। राजतंत्रात्मक प्रणाली है ना। यहाँ पर याद रखना है कि राजा है, राजे का पद वंशानुगत तो होता था, कि मतलब राजा का जो बेटा था वही राजा बनेगा, लेकिन जनता उसे हटा सकती थी, ठीक है ना। राजा जो है युद्ध का नेतृत्व करता था, उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था, जनता द्वारा शिक्षा से दिए गए भाग से उसका खर्च चलता था। सभा, समिति और विदत नामक प्रशासनिक जो है संस्थाएं थीं। सभा में क्या होता था? जो प्रमुख विद्वान लोग होते थे, राजा के जो करीबी होते थे, वो सभा थे। समिति का क्या मतलब था? जो जनरली लोग होते थे वो क्या कहलाते थे? समिति कहलाते थे। विदत का मतलब क्या था? जो कि विद्वान लोग होते थे वो विदत कहलाते थे। अब यहाँ पर वैदिक सभ्यता में 12 प्रकार के पद आते हैं, ठीक है। इसे 12 रत्न कहते हैं। जैसे पुरोहित, पुरोहित का काम क्या था? राजा को परामर्श देना। सेनानी का काम क्या था? सेना का प्रमुख होना। ग्रामीण का काम क्या था? कि जो ग्राम का सैनिक पदाधिकारी। महिषी क्या है? राजा की पत्नी होती थी। सूत क्या था? राजा का सारथी था। छत्री क्या था? प्रतिहार था, रक्षा करने का काम करेगा। संग्रहित क्या है? कोषाध्यक्ष है। भागदूत, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कर एकत्र करने वाला अधिकारी है। अच्छवाप क्या है? लेखाधिकारी है। गोवीकृत क्या है? वन का अधिकारी है। पालागल क्या है? राजा का मित्र है। आप देख पा रहे होंगे इस वैदिक सभ्यता के अंदर जो है आपके क्या 12 प्रकार के जो है रत्न मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अगली चीज़ दोस्तों, अगली चीज़ हम अगले मैटर में चलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ये वेद वगैरह जो हैं, वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि वैदिक सभ्यता में जो है ये वेदों को पढ़ा गया है। वेदों को याद रखिएगा कि किसी जो है इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है। वेद इंसान को प्रभु के द्वारा जो है मिल गए हैं, जिस कारण इसे जो है दोस्तों याद रखिए कि ये जो वेद हैं, इन वेदों को जो है मतलब एक ईश्वर के द्वारा दिया गया है। तो अब 4 प्रकार के वेद हैं। जैसे ऋग्वेद है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। अष्टोमा सदगमय किसमें है? ऋग्वेद में है। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा का जनक कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? 2 से 7 मंडल हैं। इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा क्या है? पद्यात्मक है। कितने देवी देवताएं मिलते हैं? 33 प्रकार के मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम। दूसरा वेद है यजुर्वेद है। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, है ना। तो इसमें यज्ञ का उल्लेख है, ठीक है। यजुर्वेद में याद रखो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी, काठक, कपिंथल और संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यांदेन और कण्व संहिता। टोटल यजुर्वेद कितने अध्यायों में विभाजित है? 40 अध्यायों में विभाजित है। सबसे पहले राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, है ना, ये सब जितने भी यज्ञ होते हैं सब किसमें मिले हैं? यजुर्वेद में मिले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज़ आप याद रखिए कि मैंने भी एक चीज़ आपको यहाँ पर नहीं बताया कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता था, और यजुर्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को, पुरोहित को क्या कहा जाएगा? अध्वर्यु कहा जाएगा, ठीक है। तो ये यजुर्वेद है। इसी प्रकार एक तीसरा वेद है सामवेद है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। इसमें पद्यात्मक शैली में लिखा गया है। 1810 छंद हैं। 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, रामायणी और जैमिनी। सामवेद जो है, सामवेद में मंत्रों को गाने योग्य जो है एक शैली का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो ये सामवेद है, और सामवेद गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक वेद यहाँ पर नहीं आया है, अथर्ववेद। वो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल का वेद है। अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना टोटका मिलता है। अथर्ववेद में भगवान शंकर की उपासना का उल्लेख है। अथर्ववेद में स्त्रियों की जो है थोड़ा बहुत बुराई की गई है। ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को ब्रह्म कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, और सबसे आधुनिकतम वेद भी अथर्ववेद है। अगला जो ग्रंथ आता है ये है ब्राह्मण।
अब ये ब्राह्मण क्या है सर, तो कि क्या हुआ कि वेद जो है लोगों के समझ में नहीं आ रहे थे, तो इन वेदों की भाषा को थोड़ा सरल बनाया गया और गद्यात्मक शैली में इन्हें लिखा गया है, जिसे कहा जाता है ब्राह्मण। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपको याद रखना है ना। जैसे आपसे शतपथ ब्राह्मण बोल दे, है ना, तो ये किसका है, यजुर्वेद का है। यदि आपसे बोल दे तैत्तिरीय ऐत्रेय, ये किसका है, ऋग्वेद का है। यदि आपसे बोल दिया जाए गोपथ ब्राह्मण किसका है, तो ये किसका है, अथर्ववेद का है। अलग अलग जो है वेदों के अलग अलग क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण का मतलब है कि वेदों को जो है सरल बना के गद्यात्मक भाषा में ब्राह्मण ग्रंथ है ये। इसके बाद अरण्यक, अरण्यक भी एक ग्रंथ है। क्या हो रहा था कि लोगों के ब्राह्मण ब्राह्मण और ये जो वेद जो लोग पढ़ते थे, उन्हें और ज़्यादा जो है एकाग्रचित्त की आवश्यकता थी, तो ये एकांत जंगलों में जाते थे, वहाँ पर पठन पाठन करते थे और अपने मन से जो है चीज़ें लिखते थे। तो जो चीज़ें इन्होंने लिखा अपने मन से जंगलों में जाके, इसे अरण्यक कहा जाता है। अरण्यक 7 अरण्यक उपलब्ध हैं, ठीक है ना। और इनका जो मेन इनका विषय है वो रहस्य है, ठीक है ना, मतलब रहस्यात्मक शैली में जो लिखे गए हैं उन्हें अरण्यक कहते हैं। उपनिषद, उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है कि अलग अलग अपने अपने विचार हैं, है ना। जो ऋषि मुनि होते थे उनके अपने अलग अलग विचार जो अपने रखते थे, वो उपनिषद हैं। इन उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है, 108 है। कई बार जो बहुत फेमस उपनिषद है उसे बोलते हैं मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते आपने नाम सुना होगा, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है ना। और मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चतुराश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। टोटल उपनिषद कितने हो गए, 108। इसी प्रकार दोस्तों एक वेदांग होता है, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, है ना। जो भी गुरुकुल में पढ़ा करते थे बच्चे, उन्हें वेदांगों की शिक्षा दी जाती थी। वेदांग वेदों का ही एक अंग है, समझ में आया ना। और ये याद रखिएगा। तो ये पूरी चीज़ें जो दोस्तों हमने आज यहाँ पर डिस्कस की हैं, ये वैदिक कल्चर है। और वैदिक कल्चर में वेदों का, ब्राह्मणों का, अरण्यकों का, इन उपनिषदों का, इन सब का अध्ययन किया गया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है। तो वेदों को अपौरुषीय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, इसे ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने संक्षिप्त में पूरी चीज़ें जान ली हैं, है ना, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।